हाँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है आज का, धमाकेदार वीडियो है। आपकी पूरी मैथ्स की बुक के सारे फॉर्मूले, लगभग 150 प्लस फॉर्मूले आपको मिलेंगे। बहुत तगड़ी मेहनत मैं करता हूँ और आपको तो मेहनत करना सिखा ही दूंगा, साथ में बहुत सारे लोगों को भी मेहनत करना सिखा दूंगा, क्योंकि जब कॉपी करेंगे तो कुछ तो मेहनत करेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको इसका बेनिफिट लेना है। आज का वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे से प्रॉमिस करो कि मेरे साथ के साथ ये सारे फॉर्मूले आप उतारोगे और जितने भी 4 या 5 पेज भरें उन सारे पेज को कहीं चिपका लेना जहाँ आप स्टडी करते हो। रोज़ाना जब भी टाइम ले रिवीजन आपको करते रहना है। देखो, मैथ्स में फॉर्मूलों का मतलब ही मैथ्स है, समझ पा रहे हो? फॉर्मूलों का मतलब मैथ्स है, इसलिए मैथ्स में फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितनी भी खास बातें बनती है फॉर्मूलों के साथ साथ में खास बातें बहुत सारी है, इस बात को ध्यान रखना। फॉर्मूले तो बताऊंगा, उसके बाद में आपको कुछ ऐसी बातें भी हैं, जैसे किसी फॉर्मूले को समझाना भी तो है, तो सीधे स्क्रीनशॉट लेने वाले खास तौर से सचेत रहना, पूरी बात को समझते हुए चलना, और जो प्रॉमिस अभी मैंने आपसे करवाया वो प्रॉमिस को पक्का निभाना, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 फॉर्मूलों से। नंबरिंग लगाते रहना पहले आप। चैप्टर 3 में सबसे पहले है शून्यंकों का योग। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा, ठीक है। शून्यंकों का योग अगर आपसे पूछे, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। और सम ऑफ ज़ीरोज़ को मैंने कहा था अल्फ़ा और बीटा से अपन दिखाएंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होगा -b/a, ठीक है। नंबर 2 शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। सेकंड साथ के साथ उतारो, शून्यंकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसका मतलब दिखाते हैं अपन अल्फ़ा इंटू बीटा से, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई में, और फॉर्मूला हो जाएगा c/a। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले, हद से ज़्यादा क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा इस बार, 100%, ठीक है। और नंबर 3 इसी चैप्टर में वो हैं, ध्यान रखना कि यदि आपको पूरी बात समझना, यदि आपसे क्या पूछे, ध्यान से समझना, यदि आपसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछे, पूरी बात समझना, ठीक है ना। पोलिनोमियल पूछे यानी कि यदि आपसे द्विघात बहुपद पूछे, पूरी बात समझना, द्विघात बहुपद पूछे, तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तब आपको फॉर्मूला लगाना है, पूरी अच्छे से समझना, कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बाहर x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला लगाना है। वर्डिंग में लिखना चाहते हो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यंकों का योग बार x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है वर्डिंग, लेकिन चाहते हो वर्डिंग लिखना तो लिख सकते हो। बाकी ये फॉर्मूला कब? जब आपके पास अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ हो, अल्फ़ा प्लस बीटा भी दिया हुआ हो, अल्फ़ा इंटू बीटा भी दिया हुआ हो, और आपसे पूछे क्या कि द्विघात बहुपद बनाओ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ, तब ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए अपने 3 कंप्लीट, ठीक है। नंबर 4 है श्रीधराचार्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। श्रीधराचार्य ये एक विधि है, श्रीधराचार्य विधि या श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। इंग्लिश वाला श्रीधराचार्य मेथड लिख लेंगे। इससे जो फॉर्मूला बनता है उसे बोलते हैं श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र, ठीक है। श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र बोलते हैं, और वैसे आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोल सकते हो। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन अच्छे समझना है कि यहाँ आ जाएगा आपके, इसको अपन x की बराबर दिखा सकते हैं, x बराबर b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 2a इस पूरे के नीचे है, b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये द्विघाती सूत्र, या फिर ऐसा मान लो कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 5, 6 और 7, ये 3 फॉर्मूलों के लिए मुझे जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने रफ कर दिया। 5, 6 और 7 तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और वो है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। एक बार जब ऐसा हो, एक बार जब बराबर हो, एक बार जब ऐसा हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और इसको मैं टेक्निक बताता हूँ, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है इसमें, इसलिए ध्यान से ये समझना है। अगर ऐसा हो b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो,
तो ध्यान रखना रूट्स विल बी रियल। अच्छा एक चीज़ कॉमन बताऊं, चलो याद करने का तरीका बताता हूँ। रूट्स विल बी रियल, हिंदी में मूल, अभी पूरा नहीं हुआ ध्यान से समझना, वास्तविक, एंड मतलब एवं, अभी पूरा लिखाऊंगा रुकना, फिर मूल, वास्तविक, एवं अभी लिखाऊंगा पूरा, और यहाँ हो जाएगा रूट्स विल बी इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक का मतलब पता नहीं, मतलब सॉल्व नहीं होंगे। अब मेरी बात सुनना, जब इक्वल हो, देखो जब फॉर्मूले में इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या होता है, रियल एंड इक्वल, समझ गए। तो रियल यानी कि वास्तविक एवं समा, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी चीज़ हो गई कि जब इक्वल है तो इक्वल लग जाएगा, रियल एंड इक्वल। इसमें रियल एंड, इसमें देखो ये बड़ा है, मतलब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर हो जाएगा वास्तविक एवं भिन्न। ठीक है, भिन्न को बोलते हैं डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो वास्तविक एवं भिन्न डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल और काल्पनिक, तीनों याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीनों फॉर्मूले, डेफिनेटली 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। और एक छोटी सी बात और बता दो, नंबर 8, कि जब आपसे डी पूछे, और एक बात बताऊँ, डी का फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ओनली 4। अब यहाँ पर डी क्या है, तो हिंदी में, इंग्लिश में तो डी है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं विविक्तकार, विविक्तकार। ये भी कहीं साइड में लिख लेना कि जब आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर, ऑब्जेक्टिव में, कि डी इक्वल्स टू होता क्या है, या फिर डी क्या है, विविक्तकार है, डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, जो चेक करने का काम आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गए अपने 8 फॉर्मूले कंप्लीट। ऐसे ही फिर बहुत ज़बरदस्त नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, फिर इसके तीन यानी कि एक ही फॉर्मूला 3 बनेगा, 9 फॉर्मूले एक साथ तैयार कराता हूँ। कैसे कि आपके पास अगर a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, समझ पा रहे हो क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, a1 a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है, a1 a2 बराबर हैं b1 b2 के और बराबर हैं c1 c2 के, मतलब तीनों ही बराबर है। यहाँ पर ये 3 कंडीशन है, फॉर्मूले बनाएगी 9। अगर ऐसा हो तो ग्राफ के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे सॉल्यूशन भी करवाता है। अगर ग्राफ में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे कि ये कैसी लाइन बनेगी, तो आप लिखेंगे प्रतिच्छेदी लाइनें बनेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक बात। और यही चीज़ अगर सॉल्यूशन में पूछे, चलो पहले एक बार ये लिखा दूं, फिर दो बातें और लिखा दूंगा। अगर ऐसा हो a1 मतलब यह बराबर नहीं हो, लेकिन a1 a2 b1 b2 के बराबर हो, तो वो हमेशा समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब तीनों ही बराबर हो, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, तो वो होगी कोइंसिडेंट यानी कि समपाती, समपाती रेखाएं। बताता हूँ क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब होता है जो एक ही, जैसा ये पहले वाले समीकरण, ये पहले वाले इक्वेशन से भी इसी यहीं पर ग्राफ आया और दूसरे वाले समीकरण से भी इसी के ऊपर आया, मतलब एक ही लाइन पर दोनों ग्राफ आ जाना समपाती कहलाता है, कोइंसिडेंट कहलाता है। ठीक है, चलो एक बात, एक तीर 3 निशाने, 2 निशाने नहीं, यहाँ पर 3 चलते हैं, तभी तो एमबी सीरीज स्पेशल है। अब आपको समझना क्या है कि प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल यानी कि समांतर रेखाएं, समपाती रेखा यानी कोइंसिडेंट लाइंस। अब यही फॉर्मूला अगर आपसे सॉल्यूशन में पूछे एक और कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या, अद्वितीय हल होगा क्या, तो बिल्कुल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, जिसका एक ही सॉल्यूशन होता है। ये सारी एक्सरसाइज कराई हुई है मेरी, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, समांतर रेखाएं जब होगी तो यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, मतलब कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई हल नहीं। और जब ऐसा हो, संपातियों मतलब तीनों बराबर हो, तो मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन का मतलब होता है अनेक हल। ठीक है, 2 बातें तो होगी। तीसरी बात, सेम फॉर्मूला। मैं चाहता तो अलग अलग लिखवा लेता, लेकिन आपको याद करने का तरीका मैंने चैप्टर 4 में ही बताया था। दुनिया से सबसे डिफरेंट तरह की मैथ, सब हर सब्जेक्ट जो जिसने मुझे फॉलो किया उसको पता है। तो यहाँ पर 2 बातें 2 हो गई।
अब तीसरी बात कौन सी है, जब आपसे पूछे संगत है या असंगत, याद आ रहा है, यानी कि तब आप क्या लिखेंगे, संगत का मतलब होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये असंगत, जिसका कोई हल ही नहीं है वो असंगत, यानी कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और ये भी संगत यानी कि कंसिस्टेंट। तो बताओ एक तीर तीन निशाने हुए कि नहीं हुए, तो ज़बरदस्त फॉर्मूले हो गए अपने तीन, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो ये 9 नंबर, ये 10 नंबर और ये 11 नंबर, ठीक है, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर और ये 14 नंबर, ठीक है, ये 15, ये 16 और ये 17 फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं आपके। क्यों लिखे नंबरिंग ऐसी, क्योंकि आप ये मत सोचना कि एक ही फॉर्मूला, ये 3 बार यूज़ होगा, 3 फॉर्मूले हैं ये एक ही में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, शानदार 17 फॉर्मूले अपने कंप्लीट। ऐसे नंबर 18 की बात करें अगर अपन, तो 18 के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि जैसे अगर ए है, ए ही A1 ही ए है, लिखा था मैंने आपको, A2 A+D, A3 A+2D, ठीक है, ये इस तरह के सीक्वेंस चलता रहेगा A+5D। कैसे, अगर यहाँ पर 6 है 5D, अगर मैं 40वां टर्म भी निकालना होगा मुझे तो A+39D, मतलब यहाँ जितने भी उसमें एक कम D मैंने टेक्निक बताई थी, इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, इसका मतलब भी फर्स्ट टर्म, ठीक है। और नेक्स्ट में अगर बात करूँ, अगर आपको nवां टर्म निकालना है, 19 नंबर फॉर्मूला होगा nth टर्म, ठीक है, nth टर्म निकालना है, मतलब कि nवां अगर पद आपको निकालना है जिसको अपन an से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा A+n-1D, ये फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शानदार। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ, अगर आपको D निकालना है तो D मतलब कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, उसका फॉर्मूला होता है A2 - A1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को माइनस, फिर इसको इसमें से माइनस, ठीक है। यानी कि अगर एक बार और चेक करना पड़ता है, करना हो तो ऐसे, क्योंकि कन्फर्म अगर ऑलरेडी AP लिखा हुआ है तब तो एक ही बार चेक करना है, वरना 2 बार चेक करना, टेक्निक मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये D निकालने के फॉर्मूले हो जाएगी, मतलब दूसरे में से पहला पद माइनस करना है, ये ज़रूर ध्यान रखना। nth टर्म हो गया, सम हट गए, मतलब योग वाले फॉर्मूले जो थे वो हट गए, इसलिए वो तो करेंगे नहीं। एक है पीछे से, यानी कि अगर अपन को nth टर्म ही निकालना है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, अगर हमें पीछे से nवां पद निकालना है या फिर लास्ट से, अंतिम से, पीछे से बोल दो चाहे अंतिम से बोल दो, अंतिम से अगर अपन को nवां पद निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा L - n-1 और D, ठीक है। L का मतलब अंतिम पद होता है, ये फॉर्मूला हो जाएगा जब पीछे से निकालना है। वैसे मैंने ये जो क्वेश्चन करवाए थे उस टेक्निक और देख लेना। L का मतलब AN भी बोल सकते हो, L - n-1 D। तो ये इस AP के जो अभी कोर्स में है, वैसे तो और भी कोर्स में थे वो समूह वाले, लेकिन समूह वाले इस बार नहीं आ रहे, तो वो अपन इस बार याद नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अब रही बात ट्रिग्नोमेट्री की, पूरी बात को ध्यान से समझना। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के ज़बरदस्त फॉर्मूलों का वीडियो मैंने बता रखा है, पूरी टेबल का वीडियो शानदार बता रखा है, जो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको कम से कम 3 या 4 पेज छोड़ दो आप, अभी इसी अगर कंटिन्यू लिखना चाहते हो तो, या फिर लास्ट में लिख लेना भले 6ठे और 7वें चैप्टर का, क्योंकि लिखवा के वापस बार बार क्या लिखवाना है, तो 6ठे 7वें के लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके बाद में सारे फॉर्मूले, तो कम से कम 40-45 फॉर्मूले हैं उसके ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको 50 भी हो सकते हैं, वो आपको वहाँ से देखना है, दोनों वीडियो आपको यही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस की, ज़बरदस्त यहाँ से फॉर्मूले बनेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 22, हाइट एंड डिस्टेंस को मैं थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ आपको। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए काम आएगा। ये तो हो गया लाल बट्टा कक्का हिंदी वालों के लिए, ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, बहुत अपने मनगढ़ंत है, वो भी अपने हिसाब से बना लेना, हरर बोले। तो ये हो गया अपने इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। ब्रैकेट में जो भी लिखूंगा इंग्लिश का और वरना हिंदी का। अब इसको मैं फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, लेकिन फॉर्मूलों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, स्क्रीनशॉट लेने वाले नींद उड़ा लेना। अब फॉर्मूले जब इसके बनाए जाएंगे तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, और वो ये कन्फ्यूज़न है कि अगर एंगल ये हो चाहे ये हो, इनमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे एंगल यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो अभी बताता हूँ फॉर्मूले में इस एंगल में, ठीक है। तो यानी कि ये है साइन थीटा, पूरी बात समझना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, 3 याद करने, बाकी तो उसके उल्टे हैं। नंबर 22, नंबर 23, नंबर 24। अब मेरी बात समझो, साइन थीटा का हो गया लाल बट्टा कक्का, लंब बटा कर्ण, हिंदी इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और थीटा ये है, तो ध्यान रखना ये जब थीटा होता है
तो ये होता है आधार, ठीक है, यानी कि ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये होता है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। बात समझ में आ गई? कब? जब ये थीटा हो, यहाँ पर हो चाहिए आप दोनों बी और सी दोनों कोई से भी हो, लेकिन ध्यान समझना। तो यहाँ पर फॉर्मूला इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बन गया? लंब बटा कर्ण तो ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला परपेंडिकुलर क्या हुआ? ए बी, हाइपोटेनियस कर्ण को क्या हुआ? ए सी। तो फॉर्मूला क्या बन गया साइन थीटा का? ए बी अपॉन ए सी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। फिर कोस थीटा, कोस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन है? आधार कौन है? अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल ए बी अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए सी, करेक्ट। और टेन थीटा हो गया लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर है अपना ए बी और बेस कौन है? बी सी। बात समझ में आ गई क्या? ये चीज़ें तो चलो, अच्छा ये क्या था? आधार, या बी सी कर लो भाई, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना। आधार यानी कि बेस बी सी हो जाएगा और हाइपोटेनस ए सी, हाँ वो तो ठीक है। इसके अंदर फिर आधार बी सी है, तो ये चीज़ थी। तो कब? जब यहाँ पर एंगल हो, ये जब यहाँ पर एंगल हो, चाहे सी पर भी एंगल होता तो भी यही आधार या बेस होता। लेकिन अच्छा एक बात और समझो, ये तीन हो गए, फिर आपके माइंड में आ रही होगी कोट का क्या होगा? फिर कोट, तो ध्यान रखना कोट यहाँ लिख रहा हूँ, कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, सब जानते हो ना, यानी कि इधर से देखो, ध्यान रखना साइन कोस टेन, अभी नीचे से बोल दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट, साइन कोस टेन, कोट से कोसेक इधर से पढ़ना है, तो कोट हो जाएगा बेस ऊपर यानी कि आधार ऊपर लंब नीचे, यानी कि बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, यानी कि बी सी ऊपर ए बी नीचे। समझ गए? ऐसे ही कोस होता है सेक का उल्टा, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण ऊपर आधार नीचे यानी कि हाइपोटेनियस ऊपर बेस नीचे और ए सी ऊपर बी सी नीचे। ऐसे ही इसकी बात करूँ मैं कोसेक की, तो कोसेक हो जाएगा साइन का उल्टा और इसमें हो जाएगा कर्ण ऊपर लंब नीचे, हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, ए सी ऊपर ए बी नीचे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए तीन और, यानी कि 25, 26 और 27, 27। अब जो मैं बात बताना चाह रहा था सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि यही डायग्राम अगर ऐसा हो, बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत ज़्यादा गहराई से समझना है, ए बी सी, लेकिन यहाँ पर एंगल हो, एंगल कहाँ हो? ए पर हो, बी और सी पर हो तब तो सेम फॉर्मूला है, लेकिन जब एंगल ये हो तो ये आधार बन जाता है। बहुत बड़ी बात है, आधार का मतलब बेस, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है भाई, कर्ण तो फिक्स है जिसको अपन के से दिखाते हैं, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब बन जाएगा। बहुत बड़ी बात ये है, इस चीज़ को आपको समझना। ये आधार, ये परपेंडिकुलर, ये आधार और ये हाइपोटेनियस, चेंज क्या हुआ? कर्ण या हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है, बस ये उल्टे हो जाते हैं जहाँ जिस सबभुजा पर एंगल बन रहा हो। फिर सुनो, जिस साइड पर एंगल बन रहा हो, जिस भुजा पर कोण बन रहा हो, वो हमेशा आधार यानी कि बेस होता है। साइड में कहीं पर भी लिख लेना, ये लाइन लिख लेना कि जिस भुजा यानी कि साइड पर एंगल यानी कि कोण बनता हो वो हमेशा आधार यानी कि बेस बन जाता है। इस बात को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि हाइपोटेनियस कर्ण तो हमेशा ही फिक्स है, बस यहाँ है उलटफेर। इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है। अगर ऐसा हो तब फॉर्मूले क्या बन जाएंगे? नंबर 28, 29 और 30 पूरा समझो। तब साइन थीटा क्या होगा? फॉर्मूला तो वही है, लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस भी वही है, आधार बटा कर्ण। ऐसा कैसा उतारना है आपको? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन भी वही है, लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अब समझना, लंब हो गया बी सी, इतनी देर इस ऊपर वाले में लंब ए बी था, परपेंडिकुलर क्या था? ए बी था, लेकिन अब बी सी हो गया। हाइपोटेनियस तो ए सी फिक्स है। फिर आधार बटा कर्ण यानी कि बेस बटा हाइपोटेनियस, तो इसमें बेस क्या हो गया? ए बी, और हाइपोटेनियस तो चलो ए सी फिक्स है। लंब बटा आधार, लंब क्या हो गया? बी सी, और आधार यानी कि बेस क्या हो गया?
बेस हो गया आपका AB। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे 31, 32 और 33, क्यों? क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है? कोट। तो कोट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि आधार बटा लंब का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला हो जाएगा AB ऊपर BC नीचे, BC है, ठीक है। और नंबर 32 की बात करूँ, कोस। कोस होता है सेक का उल्टा, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि AC ऊपर AB नीचे, AB नीचे, ठीक है। देन कोसेक। कोसेक थीटा की बात की जाए तो कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण ऊपर लंब नीचे, यानी कि हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर। तो AC ऊपर BC नीचे। ज़बरदस्त फॉर्मूले है कि नहीं? बहुत बड़ा डाउट है ये, बोर्ड भर के उंगलियां घुमाने से काम नहीं चलेगा, ये चीज़ें समझानी पड़ती है। तो फॉर्मूलों के साथ में डाउट, बहुत बड़ा डाउट है ये, को आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कंप्लीट कितने फॉर्मूले हो गए? 33 फॉर्मूले कंप्लीट, प्लस 50 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक ऐड कर लेना, यानी कि अगर अकॉर्डिंग टू नंबरिंग करो तो 83 फॉर्मूले आपके कंप्लीट। हाँ, एक दो बातें और लिखो। नंबर 34वीं बात है, छोटी नहीं है ये। √3 की वैल्यू आपको याद करनी है 1.732 याद करनी, या फिर √3 की वैल्यू 1.73 भी होती है। 2 डिजिट भी सही है, तीनों में डिजिट सही है, लेकिन ज़्यादा सही आपको ये याद रखना है। नंबर 35वां फॉर्मूला, √2 की वैल्यू 1.4141 होती है, या फिर अगर आप √2 की वैल्यू 1.41 भी करते हो तो भी सही है, लेकिन ज़्यादा बेटर ये होगा। ये छोटी बात नहीं है, आपको √3 √2 की वैल्यू कभी कभी ना दे, फिर भी आपको याद करके जाना और उसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व करना है, ठीक है। इस चीज़ को आप माइंड में रखना। हाँ, अब बात करते हैं अपन डिस्टेंस फॉर्मूले की, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे कोई दो बिंदु है PQ या AB कुछ ही मान लो, उनके बीच की डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x2 पहले लिख दो, x1 बाद में लिख दो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, ठीक है। और आपके जो अनुपातों वाली बात थी, सेक्शन फॉर्मूला था, विभाजन सूत्र, वो तो हट गया, इस बार है नहीं। तो नंबर 37 उसको अगर छोड़ दिया जाए तो एक है मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, मध्य बिंदु सूत्र। यानी अगर अपन बात करें मिड पॉइंट की तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा आपके x के लिए तो हो जाएगा x1 प्लस x2/2, ठीक है। और y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2/2, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, x2 पहले बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबरिंग हिसाब से याद कर लो, पहले 1 फिर 2 तो ज़्यादा बेटर है, हर जगह काम आ जाएगा। तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, इससे x और y की वैल्यू आ जाएगी मिड पॉइंट फॉर्मूले से, जहाँ अपन लगाते हैं, है ना। तो ये हो गए अपने 37 फॉर्मूले। अब रही बात ज्योमेट्री की, तो 10वां चैप्टर है ना, 10 चैप्टर लॉकस, ज़बरदस्त है। उसका जो मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला है, उसको देख लेना, हद नहीं, इतने डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन है 10वें चैप्टर का, वो ज़रूर देखना, नहीं देखा तो और देखना, कम से कम 5 बार देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत बेसिक है, 9th से लेके 10 दोनों का मिक्स करके बनाया है, ताकि सारे बेसिक डाउट हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर जो सर्कल वाला है, उसकी अपन अगर बात करें, नंबर 38वां फॉर्मूला। सबसे पहले सर्कल लेते हैं, वृत्त, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, सब जानते हो, πr²। फिर नंबर 39, वृत्त की परिधि, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, वो हो जाएगा 2πr। 40 वो हैं सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि जो जैसे ये सर्कल है ना, ये सर्कल ऐसे एक सर्कल और हो जिसका सेंटर एक ही हो, दोनों का केंद्र हो, ऐसा एक रिंग बन जाती है, अपन कहते हैं ना रिंग, वलय। इसका फॉर्मूला होगा πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन होगी, लगभग r1 बड़ा होना चाहिए r2 से, मतलब πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, सॉरी बाहर नहीं है, अंदर ही है, का स्क्वायर, लेकिन r1 बड़ा होगा r2 से। त्रिज्या जो r का मतलब रेडियस त्रिज्या है, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 41 की बात करूं मैं, तो पाई की वैल्यू भी पूछ सकता है 22/7 या फिर 3.14, हल्के मत लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हालांकि मैंने
कम्युनिटी में क्वेश्चन जो डालता हूँ ना, उनको आपको एक अलग रजिस्टर छोटी कॉपी बनानी, उसमें उतारना है उनको एक साथ। फिर डेली में आपको उसके आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा एक साथ। जैसे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर 100 के आंसर शीट लेके आऊँगा। हालांकि आपके ऑलमोस्ट सही होते होंगे, लेकिन फिर उससे अपना एक बार थोड़ा आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर ध्यान रखा। और कम्युनिटी में बहुत सारे क्वेश्चन मैं से देता हूँ। तो पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें लिखिए, दोनों की दोनों उतारनी है मेरे साथ के साथ। किसी पहिए द्वारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हद से ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नहीं होगा 16 आपसे, जो मैंने करवाया भी आपको, कि किसी पहिए द्वारा एक चक्कर घूमने में तय की गई दूरी हमेशा उस पहिए की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस होता है। समझ गए क्या? The distance covered by a wheel in one complete rotation equals to the circumference of this circle। उसी सर्कल की वो सर्कमफ्रेंस होती है जिसका फॉर्मूला 2πr होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पहिए को घूमने की बात जब भी कही तो आपको हमेशा 2πr लगाना है, क्योंकि वो उसकी बाउंड्री की बात कर रहा है और सर्कल की अवृत्त की बाउंड्री हमेशा सर्कमफ्रेंस होती है, परिधि होती है। दूसरी, जब पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या पूछे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यहाँ से देखना खूब, तो आपको लिखना है 1 मिनट में तय की गई दूरी बटा परिधि, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय ए व्हील इन 1 मिनट, तो डिस्टेंस कवर्ड इन पर मिनट अपॉन सर्कमफ्रेंस, बार बार कह रहा हूँ। इन दोनों को आपको हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखना है। फिर बात आती है एरिया ऑफ सेक्टर की, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सब जानते हो, πr² थीटा अपॉन 360 होता है इसका, ठीक है। फिर नंबर 45 की बात करूं मैं, ये एरिया ऑफ सेक्टर था। लेंथ ऑफ सेक्टर, ध्यान रखना, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब चाप, यानी कि त्रिज्य खंड जो होता है, सेक्टर जो होता है, सेक्टर के चाप की लंबाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसको दिखाते हैं अपन एल से। भाई चाप की लंबाई किससे दिखाते हैं? एल से। और एल का फॉर्मूला होगा, इसी से रिलेटेड है, πr थीटा बटा 180 डिग्री। पूरी बात समझना, πr थीटा बटा 180 डिग्री तो होगा, लेकिन जब आप ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि चाप की लंबाई ज्ञात करो, यानी आर्क ऑफ सेक्टर ज्ञात करो, उसके बाद में फाइंड करो, उसके बाद में ये पूछे अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो अगर ऐसा निकाल के जस्ट फिर निकालना चाहते हो एरिया, 46वां फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, पूरी बात समझना, इससे अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो बाद में, तो बड़ा इजी है, हाफ इंटू एल आर का मतलब है 1/2 इंटू एल का मतलब ये एल आर का मतलब रेडियस, तो हाफ इंटू एल आर भी कह सकते हो, या फिर शॉर्ट में एल आर को ऊपर एक साथ लिख दो बटा 2, क्योंकि एक का वैसे कोई मतलब नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दी है मैंने। जब आपको एल निकालने के लिए कहे फिर त्रिज्य खंड का कहे तो इसकी ज़रूरत नहीं है बार बार वापस लगाने की, इसके बाद तुरंत आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर, यानी कि चाप की लंबाई इंटू आर मतलब रेडियस त्रिज्या, है ना ज़बरदस्त। ये हो गए 46 फॉर्मूले। हाँ, तो अपन ने सेक्टर ले लिया था, उस सेक्टर को आप माइनर सेक्टर भी कह सकते हो, और उसी से अगर आप ये चाहते हो उसको आप मेजर सेक्टर भी निकालना चाहते हो, पूरी बात समझना, मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है भाई, जैसे ये सर्कल है, डायग्राम बना के बताता हूँ, ये सर्कल है और ये इसका त्रिज्यखंड है, ये वाला त्रिज्यखंड, तो ये तो हो गया πr² थीटा अपॉन 360। और अगर ये पूरा पीछे ये होता है, ये तो हो गया माइनर यानी कि लघु, और ये पीछे जो बच गया होता है दीर्घ यानी कि मेजर, तो इसका फॉर्मूला होगा पूरे में से, मतलब पूरे πr² में से ये वाला हटा दो, यानी कि πr² थीटा अपॉन 360 हटा दो, ठीक है। तो अलग ही बातें मैंने बता रखी है एक्सरसाइज में, लेकिन फॉर्मूले इकट्ठे कर रहे हैं अभी अपन को, ये हो गया। अब बात करते हैं मैं सेगमेंट की, मतलब इस ऐसे सेगमेंट की। तो देखो ध्यान करना ध्यान से, माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, एरिया ऑफ, ये तो सब में लगा देना भाई, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड, अब त्रिज्यखंड नहीं है, अब वृत्तखंड है, सेगमेंट है, सेक्टर नहीं है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन 360, कौन सा, ये वाला, -1/2r² साइन थीटा,
एक तो नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, डाउट है यहाँ पर। ये कब लगाना है, ये बातें मैंने एक्सरसाइज टाइम बताई थी दुनिया का ज़बरदस्त, सबसे ज़बरदस्त तरीके से। तो मेरी बात सुनना, ये फॉर्मूला लगाना है जब थीटा यानी कि एंगल कितने डिग्री हो, अभी बताता हूँ, ना तो 60 हो ना 90 हो, 60 90 दो को छोड़कर जितने पे पीछे एंगल बचे, यानी कि थीटा 60 डिग्री और 90 डिग्री इन दोनों को छोड़कर आए, तब तो लगाना है ये वाला सूत्र। अब मेरी बात सुनो, 48 में इसी का फॉर्मूला है वो भी, जब लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बहुत ज़्यादा डाउट है देखना, वो ये हैं कि जब आपके पास में थीटा 60 डिग्री है, इसका मतलब ट्राइंगल कैसा, इक्विलेटरल मतलब समबाहु, तब आपको √3.4 भुजा स्क्वायर, और भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड स्क्वायर, तो इंग्लिश वाले तो लिख लेना √3.4 साइड स्क्वायर, हिंदी वाले √3 भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला लगाना है जब थीटा 60 डिग्री हो। समझ गए क्या, एक्सरसाइज में बताया था, वापस जाके देख लेना। 49 फिर इसी का एक फॉर्मूला और होता है, πr² θ/360 -1/2 बेस इंटू हाइट, हिंदी वाले लिख देना आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब थीटा 90 डिग्री हो। अब डाउट क्लियर है ना, कितना ऑथेंटिक तरीका है, जब थीटा 90-60 हो के अलावा हो, जब थीटा 60 हो और जब थीटा 90 हो। थीटा मतलब एंगल, मेरी बात समझ में आ गई। 49 फॉर्मूले हो गए, ज़बरदस्त ऑथेंटिक तरीका है। अब स्क्रीनशॉट लेने वाले ज़िंदगी में नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मेरे साथ कैसे समझते हुए चलोगे तो सारी बातें डाउट क्लियर है। ओके, 49 फॉर्मूले कंप्लीट। चलो ये तो हो गई माइनर सेक्टर की बात, अब सॉरी सेगमेंट की बात। अब बात करता हूँ मैं मेजर सेगमेंट की बात। मेजर सेगमेंट का मतलब दीर्घ वृत्त खंड, मतलब ये हुआ कि ये सर्कल है और ये इसका माइनर सेगमेंट है, ये इसके पीछे जितना बच गया वो मेजर सेगमेंट है। तो पूरे वृत्त में से वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस लघु का यानी कि माइनर सेगमेंट, यानी कि जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला बताया था मैंने वो वाला, उनमें से डिपेंड करेगा थीटा कौन सा, 3 फॉर्मूले लिखे ना, तीनों में से कोई सा भी अलग अलग डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कौन सा डिग्री है। तो πr² में से छोटे वाले का माइनस कर देना तो बड़े वाला आ जाएगा। 1 जो भी r² 3 फॉर्मूले का उन तीनों में से डिपेंड करेगा थीटा यानी एंगल कितने डिग्री का है, तो वो वाला फॉर्मूला अपन को यहाँ पर लगाना है दीर्घ वृत्तखंड में। ठीक है, इसके बाद में अच्छा ये चीज़ तो पता चल गई होगी आपको त्रिभुज की, कि समबाहु त्रिभुज जब होगा ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो पता चल गया ना आपको, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल। अभी जो मैंने पीछे लिखा है कहीं कन्फ्यूजन तो ये ना, इसका फॉर्मूला होता है √3.4 भुजा स्क्वायर। समझ गए ना, अलग से लिख लेना इसको और साइड स्क्वायर, क्योंकि कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। और या फिर अगर वो जो 90 डिग्री वाला होता हो, समकोण त्रिभुज होता हो 90 डिग्री वाला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो, उसका अगर मैं एरिया की बात करूँ, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट का मतलब आधार इंटू ऊंचाई, जब क्या वो थीटा 90 डिग्री हो। तो ये दोनों फॉर्मूले इसीलिए माइनस में लगाए थे मैंने पिछले फॉर्मूले, तो इनको भी आपको अलग से लिखना है। ये हो गए अपने 52 फॉर्मूले। अब चलते हैं अपन क्यूब के पास। क्यूब का मतलब घन, 53, 54, 55, 56 देखते हैं और बढ़ जाएंगे। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पूरी बात को समझना, वो होता है 6 भुजा स्क्वायर। समझ गए क्या, 6 की 6 भुजा एक जैसी होती है, इसलिए 6 भुजा स्क्वायर, यार इंग्लिश वाले लिख देंगे 6 साइड स्क्वायर, या फिर शॉर्ट में इसको 6l² भी बोलते हैं। ठीक है ना, एक ही बात है, सारे ही सही है, कोई सा भी अप्लाई कर देना, 6 भुजा स्क्वायर फॉर्मूला होता है। फिर बात करता हूँ मैं घन की चारों दीवारों का, या फिर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या फिर हिंदी में इसको ये बोलते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ओनली फॉर, संपूर्ण नहीं, ओनली फॉर पृष्ठीय, यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या फिर इसकी बोले तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो इंग्लिश वाले देख लेना, इसकी हिंदी की इंग्लिश है एरिया 4 वॉल्स, इसकी है
इसका फॉर्मूला हो जाएगा जहाँ पर 6 वहाँ पर 4 भुजा स्क्वायर, इंग्लिश में लिखोगे तो 4 साइड स्क्वायर या फिर 4L स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये हो गया घन के दो एरिया की बात। अब मैं बात करता हूँ घन के आयतन की। तो घन के आयतन का जो सूत्र होता है यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है 6 भुजा क्यूब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ भुजा क्यूब होगा। ध्यान रखना कन्फ्यूजन रहता है, ओनली 4 साइड क्यूब होगा। कन्फ्यूजन बहुत जनों के हैं, 6 भुजा क्यूब कर देते, लेकिन नहीं, ओनली 4 भुजा क्यूब या फिर शॉर्ट में L क्यूब भी इसको बोला जाता है। समझ गए। अब बात आती है घन के विकर्ण भी होता है यानी कि डायगोनल। तो डायगोनल की बात की जाए तो डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब है ना, उसका फॉर्मूला होगा √3 इंटू भुजा, √3L या फिर √3 इंटू भुजा या फिर √3 इंटू साइड, जो कहो वो आपकी मर्जी है, एक ही बात है, सब कुछ सही है। ये क्यूब के कितने फॉर्मूले हो गए? 4। एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो मतलब छूट गया, सारे इंक्लूड हैं। इसी पैटर्न से आपको याद करना है। कितने फॉर्मूले हो गए? 56 फॉर्मूले अपने कंप्लीट। अब बात करता हूँ घनाभ की यानी कि क्यूबॉइड की। 57, 58, 59 और 60। फिर और देख लेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और सब जानते हो 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL यानी कि 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। इंग्लिश और हिंदी दोनों इसी तरह से लिख आना है, कोई नंबर नहीं कटता। कोई फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, L का लंबाई चौड़ाई कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। हाँ, चाहो तो इतना लिख सकते हो, कन्फ्यूजन अगर किसी को हो रहा हो तो लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई यहाँ से शुरू करना है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर ऊंचाई से शुरू करना है, ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। लेकिन बीच में प्लस है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया टोटल। अब मैं एक बात करता हूँ घनाभ का पृष्ठीय, ओनली फॉर पृष्ठीय यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पूरी बात समझना। या फिर इसी का दूसरा नाम है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बहुत बड़ी बात है ये, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L + B इंटू H। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो भी ये 2L + B इंटू H, या पर ये पूछे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भी 2L + B इंटू H। लेकिन एक फॉर्मूला और है, जब आपसे ये कहे कि घनाभ को ऊपर से या फिर कहे नीचे से, बारी बारी कहे, एक साथ तो कहेगा नहीं। ऊपर से अगर खुला रखवा रहा है, ऊपर से खुला मतलब ऊपर से अगर आपसे वो ओपन रखवा रहा है, तब इसका एरिया क्या होगा? पूरी बात समझना, क्षेत्रफल क्या होगा? जब घनाभ को ऊपर से, मतलब ये जैसे घनाभ है, पूरी बात को समझना, छोटा सा बनाता हूँ, ये जैसे घनाभ है और इसकी ऊपर से छत को खुला रखवा रहा है आपसे, ऊपर से छत को, रूफ को, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि एक तरीका ये है कि या तो आप इसका पूरा लगा दो, है ना, ये वाला, और इसमें से बेस इंटू हाइट, नीचे L इंटू B माइनस कर दो। क्योंकि मैंने कहा था घनाभ का हमेशा हर छत, घनाभ की हर साइड आयत रेक्टेंगल होती है और रेक्टेंगल एरिया L इंटू B होता है। समझ गए? फिर समझ लो, घनाभ की हर साइड, घनाभ की हर भुजा, क्यूबॉइड की हर साइड, क्यूबॉइड की हर भुजा आयत यानी रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला L इंटू B। तो पूरे चारों ओर तरफ से एक साइड को माइनस कर दो, L इंटू B। या फिर इसी का ये भी कह सकते हो कि आप ये ले लो 2L + B इंटू H, हो गई चारों दीवारें, प्लस एक और जोड़ दो क्योंकि 5 लेनी है ना अपन को, एक खुली रखनी है, टोटल 6, तो 5 का ये फॉर्मूला, या फिर 5 का ये हो जाएगा 4 में 1 ऐड कर दो, ये भी सही है। समझ गए? तो ये नंबरिंग के हिसाब से ये हो गया 60वां फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? खुला चाहे ऊपर से रखवाए चाहे नीचे से कैसा भी रखवाए, फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। फिर मैं बात करता हूँ 61, घनाभ का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बड़ा इजी है, L इंटू B इंटू H, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। और फिर एक चीज़ और है,
उसमें भी अपने ली थी घन में भी, वो है घनाभ का भी तो विकर्ण होता है, यानी कि डायगोनल्स ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है। और क्यूबॉइड डायगोनल्स का क्यूबॉइड होता है ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हिंदी वाले एज इट इज हिंदी लिखना चाहते हो तो एल का स्क्वायर प्लस लंबाई मतलब चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बहुत ज़बरदस्त, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हो गए अपने 62 फॉर्मूले कंप्लीट। अब अपन लेते हैं बेलन सिलेंडर, ठीक है। और ये हो गया 63, 64, 65। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। आर का मतलब रेडियस त्रिज्या, एच का मतलब हाइट, ठीक है। फिर लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये इसी से बना है 2 पाई आर एच, ईजी। और अब रह गया बेलन का आयतन, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। बड़ा है, टोटल है तो 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच। उससे थोड़ा छोटा 2 पाई आर एच। फिर बचिया कौन, आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। उसमें 2 नहीं रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो है ना इजी। बेलन के तीनों फॉर्मूले हो गए। अब बात करते हैं अपन खोखले बेलन की, ठीक है। और वो हैं 66। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। खोखला मतलब होलो सिलेंडर। उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट H प्लस R1 माइनस R2। ध्यान रखना 2 पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट वापस H प्लस R1 माइनस R2, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर भी R1 बड़ा होगा R2 से, ठीक है। ऐसे ही एक फॉर्मूला और है खोखले बेलन का आयतन, ठीक है ना। खोखले बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। सारे फॉर्मूले याद करेंगे, जिस दिन याद हो जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने भी तो किया है, आपको भी करना है। तो खोखले बेलन का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। अब बात करते हैं अपन गोले की। 68, 69, 70, ठीक है। गोले का मतलब ठोस गोला मतलब सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ठोस गोले या फिर गोला भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि अगर मैं बात करूँ सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इजी। और फिर मैं बात करूँ ठोस गोले का आयतन, ठीक है। आयतन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर और उसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन मतलब क्यूब, ठीक है। अब बात करूँ मैं अर्धगोले की। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये अर्धगोला आधा है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा याद। और 71 में हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो हो जाएगा इसका आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। फिर हो जाएगा इसका आयतन, तो अर्धगोले का वॉल्यूम या आयतन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा यहाँ पर 4/3, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें भी क्यूब, इसमें भी क्यूब। तो कितने ज़बरदस्त फॉर्मूले हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ इजी है। ये हो गए 72 यानी कि 72 फॉर्मूले कंप्लीट। ऐसे ही सुनो 73 फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी गोले से ही है कि या तो आप उसको गोलीय कोश बोल दो, पूरी बात समझना, गोलीय कोश यानी कि स्पेरिकल सेल, ठीक है। गोलीय कोश का क्षेत्रफल
या फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि मैं बात करूं एरिया ऑफ स्पेरिकल, पूरी बात समझना, स्पेरिकल सेल, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो भी एक ही बात है, पूरी बात समझना। और वो फॉर्मूला हो जाएगा 4πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, राइट भाई। 4πr² होता है ना, वैसे 4πr1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। कब? जब पूछे आपसे गोलीय कोश, स्पेरिकल सेल पूछे, ठीक है, या फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं, गोलीय कोश हो गया, इसी में गोलीय कोश का आयतन भी होता है, गोलीय कोश का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई, लेकिन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब, 4πr³ लेकिन r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। बड़ा इजी है कि नहीं है? 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। कैसे मैच करो कि वैसे एक्चुअल में आयतन या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r³, लेकिन यहाँ पर r 2 बार है, तो 2 बार होगा तो एक तो 1 देना पड़ेगा, एक को 2 देना पड़ेगा, तो r1 माइनस r2। लेकिन हमेशा r1, हर बार जहाँ पर भी मैंने r1 r2 की बात की है वहाँ सब में r1 ग्रेटर होगा, r1 इज ग्रेटर देन r2, r1 r2 से बड़ा होगा हमेशा, ऑलवेज ध्यान रखना, r1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। ये हो गया अपने 74 फॉर्मूले। हाँ, ये सीधे सीधे डेटा लर्न करना है आपको कि जब 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पानी की टंकी इतने मीटर पानी आ गया, इतने लीटर पानी आ गया, तो मतलब मीटर क्यूब उसकी हाइट या वॉल्यूम होगा, उसको लीटर में चेंज करना है, तो ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में करवा चुका, लेकिन फिर भी 1000 लीटर बोल दो चाहे 1 किलो लीटर बोल दो, बात एक ही है। 1 लीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, जब लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो ध्यान रखना। और एक आर बराबर 100 मीटर स्क्वायर या फिर 100 वर्ग मीटर बोलते हैं इसको। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 mm होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर, ये भी लिख दूंगा, चलो छोटी सी वैल्यू 80 नंबर कर लेना। 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ये ध्यान रखना। तो 1 सेंटीमीटर में 1000 mm क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर भी क्यूब है, 1 मीटर क्यूब में या क्यूब है, ठीक है। 2 2 4 2 60 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 81 फॉर्मूले, 82 बड़े इजी हैं, जैसे 1 किलो है तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। छोटी छोटी बातें लेकिन कन्फ्यूज़न पैदा करती है। और अगर 1 लीटर है, ठीक है, अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर भी होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ी होगी, लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ पर है, तो ये भी आपको चीज़ें ऐड करनी है। बहुत ही शानदार तरीके से 83 फॉर्मूले अपने कंप्लीट। हाँ, अब लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 84, और वो स्टार्ट करता हूँ मैं आपसे अर्थमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पहले बेसिक्स हैं। समांतर माध्य या फिर एवरेज भी बोल सकते हो इस फॉर्मूले को, तो एवरेज का मतलब औसत। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, जब आपको ये निकालना हो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, तब ये बनेगा एक तो आंकड़ों का योग यानी कि सम ऑफ डेटा। पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चिंता मत करो। बटे में क्या जाएगा? आंकड़ों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ डेटा। समझ गए? ऐसे ही मैं अगर एक बात करूं इसमें, इसी का चलो फॉर्मूला एक और आ जाए, अर्थमेटिक मीन ही निकालना है, समांतर माध्य ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर आंकड़े ना दे के नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दे, है ना, तो नंबर ऑफ मार्क्स दे दे, तो यहाँ जाएगा सम ऑफ मार्क्स, सम ऑफ टोटल मार्क्स, यानी कि अंकों का योग अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की संख्या। अब मेरी बात सुनना, इसको चलो नंबर ना देते, 84 में ले लेंगे इसको, क्योंकि ये तो खैर एक ही फॉर्मूला है। अब मेरी बात सुनना, ये जो चीज़ मैंने बताई यहाँ पर क्या होगा, ये अभी टोटल मार्क्स की बात है, कभी ये नंबर ऑफ मार्क्स होंगे, कभी ये टोटल मार्क्स होंगे, कभी ये फ्रूट्स के नाम होंगे, कभी आदमियों के नाम, कभी महिलाओं के नाम, कभी बच्चों के नाम,
किसी के भी नाम हो, फॉर्मूला ये रहेगा, ऊपर तो उन सब का सम और नीचे कितने वो नंबर हैं, ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूला 85 एक ही फॉर्मूला माना जाएगा 84। अब मैं बात करता हूँ 85 की, ठीक है। और वो जो फॉर्मूला है वो मीन का है, मतलब जब आपको माध्य निकालना हो, ठीक है, जब आपको माध्य निकालना। और मैंने यहाँ पर आपको 3 मेथड बताए थे, वेरी गुड। तीनों मेथड कौन कौन से? पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का मतलब डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये हो जाएगा अपना 85 नंबर फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड जब लगाना है तो माध्य को अपन दिखाते हैं मीन को x बार से, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हो गया फॉर्मूला। नंबर दूसरा जो 86, हाँ 86 होगा फॉर्मूला नंबर 86, वो हो जाएगा स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन या फिर ओनली फॉर डेविएशन भी कह सकते हो, पग विचलन विधि, ठीक है, पग विचलन विधि। इसके भी 2 पार्टीशन आपके दे रखे हैं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एक तो ये हो गया। और एक है x बार बराबर सिग्मा एफ आई यू आई, अच्छा a प्लस भी लिखना है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये ध्यान रखना। ये हो गया अपना 87 फॉर्मूला, 87 नंबर फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। वो कन्फ्यूज़न दूर ही, कन्फ्यूज़न ये बनेगा कि यार वो डी आई के साथ एच में था कि यू आई के साथ में एच में था, तो ध्यान नहीं रखना है कि जो बड़ा है उसी के साथ में एच आएगा। बड़ा कौन है? u, क्योंकि d तो पहले आता है, d छोटा होता है, u बड़ा होता है, नंबरिंग के हिसाब से ऐसा मान के चलना पड़ता है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, और कुछ लिहाज नहीं है। तो a प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, और यू आई के लिए सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये हो गया अपने 87 फॉर्मूले। अब 88 फॉर्मूला नंबर 88 और 89 तो बहुत इजी है। अगर आपको डी आई निकालना है तो एक्स आई में से ए को माइनस करना पड़ेगा, और अगर आपको यू आई निकालना है तो एक्स आई माइनस ए को माइनस करने के साथ में एच का डिवाइड यानी भाग भी देना पड़ेगा। ये हो गए पूरे। अब 90वां जो फॉर्मूला है, 90वां वो फॉर्मूला है, अपन माध्यक की बात करते हैं अब, मीडियन, ठीक है, माध्यक, और माध्यक को डिनोट करते हैं m से, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। आया समझ? L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ यानी संचयी बारंबारता कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी अपॉन f यानी फ्रिक्वेंसी, h का मतलब बीच का डिफरेंस, L लोवेस्ट वैल्यू होती है वो, ये मीडियन यानी माध्यक का फॉर्मूला हो जाएगा। ये हो गए 90 फॉर्मूले कंप्लीट। अब चलो बहुलक भी लिख लेते हैं साथ में। 91 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा मोड, मोड यानी कि बहुलक। और बहुलक जो मोड है उसका फॉर्मूला देखो, L प्लस तो ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा तो इसके लिए कर लो 10, 10 का मतलब 1 और 0, 10 अपॉन, और अपॉन में कर लो आप 102, मतलब कि ये और ये 1 0 2, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे तो ऐसे ही याद है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है 102 और इंटू एच, वरना कन्फ्यूजन रहेगा, ऊपर 10 नीचे 1 0 2, इधर 2 तो शुरुआत में भी 2, 2f1 माइनस f0 माइनस f2 L प्लस और h, ये है बहुलक यानी कि मोड। 91 फॉर्मूले कंप्लीट। अब लेते हैं अपन 92, 92 नंबर फॉर्मूला, और वो है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ठीक है। और प्रायिकता तो बड़ी मज़ेदार है, प्रायिकता को P से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता है, मैंने कहा था अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो एक बार हिंदी में लिखेंगे अनुकूल परिणाम, हमेशा सब में फॉर्मूला सेम लगाना है, यही ठीक है, कुल परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक फॉर्मूला और है जो मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी होना, प्रोबेबिलिटी होना, और एक होता है प्रोबेबिलिटी का ना होना।
ये फॉर्मूला होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी का होना। देखो प्रायिकता का होना, इसका मतलब होता है प्रायिकता का होना, ठीक है। प्रायिकता का मतलब प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी का होना इसको दिखाता है। और ना होना ऊपर ये जैसे बाहर सा लग जाता है ना, इसको दिखाता है। लेकिन आपको ये तो समझने के लिए फॉर्मूला तो ये है, ऐसा लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, ये बराबर 5 है तो ये क्या होगा, समझ गए। या फिर इसी से ये बन जाए कि अगर ये पूछ ले तो भी यही फॉर्मूला बनना है, 1 माइनस ये उधर चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ना होना। या फिर ये पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी होना, इसको इधर लाओ, प्रोबेबिलिटी ना होना बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया भी ऐसा, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि जब ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 का 1। तो ध्यान रखना फॉर्मूला एक है लेकिन इसी से दोनों बन गए हैं। तो 95 फॉर्मूले अपने कंप्लीट। अब बात करते हैं 96 की, ठीक है। इतने परसेंटेज बनाने हैं आपको, 95 96 है ना, वेरी गुड बनेंगे, गॉड ब्लेस यू। अब मेरी बात सुनो, 95 में बात करता हूँ सिक्कों की, कॉइन की। अगर एक सिक्का हो, क्या हो, एक सिक्का हो, तो सबको पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या फिर टेल आएगा या हेड आएगा। तो यानी कि 2 रिजल्ट आएंगे, ये ध्यान रखना, 2 परिणाम आएंगे। कब, जब एक सिक्का हो। 97 जब 2 कॉइन्स हो, 2 कॉइन्स का मतलब 2 सिक्के हो, वो तो एक सिक्का हो। जब 2 सिक्के हो तो दिमाग में खुद सोचो कि जब 2 सिक्के हो तो क्या रिजल्ट आएंगे, या तो हेड हेड या टेल टेल, या हेड या टेल या टेल या हेड, समझ गए। यानी कि एक बार सेम, एक बार सेम, एक बार इधर हेड इधर टेल इधर टेल इधर हेड, यानी कि रिजल्ट आएंगे 4 परिणाम यहाँ पर आने की संभावना है। फिर 98 और वो होगा फाइनल, क्योंकि आपके कोर्स में 3 सिक्के ही होंगे। 3 सिक्के अगर आपसे पूछे परिणाम आएंगे 8, लेकिन कन्फ्यूज़न है तो मेरी अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो दुनिया में कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। हो सकता है तीनों ही हेड 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 आए, हो सकता है तीनों ही टेल टेल आए, हो सकता है इधर वाले 2 हेड आ जाए उधर टेल आ जाए, हो सकता है इधर वाले 2 टेल आ जाए इधर सॉरी ये हेड आ जाए, हो सकता है इधर टेल आके ये दोनों हेड जो इधर आए थे वो इधर भी तो आ सकते हैं, हो सकता है इधर जो टेल आए थे हो सकता है वो इधर भी तो आ सकते हैं, हो सकता है एक हेड एक टेल एक, हो सकता है एक टेल एक हेड एक टेल। 8 2 2 4 2 6 2 8 होना पड़ेगा, 8 जाएगा कहाँ, 8 रिजल्ट यहाँ पर बन गए। लेकिन मेरी अकॉर्डिंग करोगे तो वरना हारते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, मिला ही नहीं कौन सा छूट गया। ये प्रैक्टिस आपको करनी है, 2 सिक्के 4 सिक्के 8 सिक्के, समझ में आ गई। सॉरी 8 ये रिजल्ट, 2 परिणाम 4 परिणाम 8 परिणाम, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का, या फिर एक सिक्के को 3 बार उछलाए तो भी रिजल्ट 8 ही आएंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें तो फिर मैंने एक्सरसाइज में बता दी थी, अभी तो अपने फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया अपने 98 फॉर्मूले कंप्लीट। अब है 99 और 99 पर अपन खेलते हैं ताश। ताश का मतलब कार्ड्स। छोटा सा नॉलेज करवा दूं कि ताश में टोटल जो कार्ड्स होते हैं, टोटल पत्ते, टोटल कार्ड्स वो होते हैं 52। टोटल पत्ते कितने, 52, और 52 4 जगह बटे होते हैं, ठीक है। 13 के पेयर में 13 13 13 13 13 13 मतलब 4 जगह बटे होते हैं। आपको ऐसा एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना 2 तो ब्लैक कलर के, जिसमें एक तो होता है हुकुम यानी कि स्पैड्स, एक होता है चिड़ी यानी कि क्लब्स, और ये लेते हैं 2 लाल, ये दोनों काले होते हैं, ठीक है। हुकुम ऐसा बना होता है और चिड़ी बनी होती है ऐसी, ठीक है। और दोनों ब्लैक कलर है, दोनों ब्लैक कलर कौन सा है, ब्लैक। ब्लैक का मतलब काला, काला रंग है इनका। और ये होती है एक डायमंड, डायमंड का मतलब ईंट, रेड कलर है और ऐसी बनी होती है। और एक होता है अपना पान यानी कि हार्ट, हार्ट का मतलब पान, लाल पान या पान, ये इसकी बनावट है। और ये दोनों रेड कलर के होते हैं, ठीक है।
यानी कि लाल रंग। क्वेश्चन कितने बनेंगे? 52 पत्तों में रंग कितने? 2। 26 पत्ते, 13 + 13 हो गए 26। 26 काले रंग के, 26 लाल रंग के, टोटल पत्ते 52। डाउट क्लियर? ओके। अब इक्का, इक्का का मतलब 1, वो सभी में एक इक्का होते हैं, तो टोटल इक्के हो गए 4। 1 2 3 4, मतलब हर 13 के सेट में एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, यानी कि 4 तो इक्के हो गए जिसपे ए फॉर एप्पल लिखा होता है। 4 किंग हो गए, किंग का मतलब बादशाह, ठीक है, ये हो गए इक्के। और 4 ही हो गए गुलाम, या क्वीन ले लो, चलो पहले क्वीन, यानी कि 4 होगी रानियाँ। और 4 हो गया जैक, यानी कि गुलाम जिस पे जे फॉर जग लिखा होता है। ये बातें डाउट क्लियर है ना? इसके बाद में मैं कुछ बातें और बताऊं, जैसे कि इसमें होता है 2 से लेके 10 तक, ध्यान रखना 1 नंबर नहीं होता, 1 नंबर इक्के को माना जाता है। और ये होता है 11 नंबर, ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, इक्के का 1 नंबर। और 2 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखी होती है, 9 पत्ते ये होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि 2 से लेके 10 तक, या फिर नंबरिंग वाले पत्ते कितने होते हैं? 9, 2 खुद और 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 ही पत्ते होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी कि सारे ही फॉर्मूले हैं। ये 99 बात मान लो पूरी, ये मान लो 100वीं बात, ये 101वीं बात, ठीक है। और रंग वाली बात की जाए तो ये 102वीं बात, ये 103वीं बात, कितनी बातें बना लो। अब यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है। एक होता है 104वीं बात कि फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते जिन पे तस्वीर बनी होती हो, वो होता है हर किसी में 3-3 पत्ते, 3-3 पत्ते। कौन कौन से? बादशाह, बेगम और गुलाम, इक्के पे कोई तस्वीर नहीं होती। तो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 3 + 3 + 3 + 3, यानी कि टोटल 12 पत्ते होते हैं। किन पर? बादशाह पर, बेगम पर और गुलाम पर, तीनों पर ये तस्वीर वाले पत्ते बने होते हैं। और बिना तस्वीर वाले पत्तों की बात की जाए तो 105वां क्वेश्चन वो हो जाएंगे 40 पत्ते। अगर 105वां सूत्र वो हो जाएंगे 40, क्योंकि 12 तस्वीर के हो गए तो 52 में से 12 निकल गए 40। कैसा भी क्वेश्चन पूछे प्रोबेबिलिटी में, इसमें ताश में आपको तैयार रहना है। रंग पूछे तो रंग दो, ठीक है। बाकी मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज में करवाई थी, दुनिया हिला देने वाली एक्सरसाइज कराई थी, वहाँ जाके देख लेना। 105 या 106 के समथिंग ही बातें अपनी कंप्लीट। अब हैं बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले जो जानना बहुत ज़रूरी है, और वो ध्यान से समझना। 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114। सिंपल a + b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। एक ही बात है, बीच में टोई बोलो चाहे कैसे बोलो। एक होता है a - b का स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। एक होता है a² - b², तो a + b, a - b, जानना बहुत ज़रूरी है। और एक होता है a² + b², जो अपने बनाया है, इसको इम्पोर्टेंट, अपना बनाया हुआ फॉर्मूला, ये हो जाएगा a - b का स्क्वायर, या फिर a + b का स्क्वायर - 2ab, या फिर a - b का स्क्वायर + 2ab। दोनों ही होते हैं, मैंने आपको बता रखा है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। और अब है a + b का होल क्यूब, एक होता है a - b का होल क्यूब, एक a³ + b³, एक a³ - b³, एक a + b + c का होल स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले अपन को जानना बहुत ज़रूरी है। a + b का क्यूब होता है a³ + b³ + 3a²b - 3ab²। यहाँ अगर प्लस तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस वाले में हो जाएगा a³ - b³ - 3a²b, लेकिन यहाँ माइनस प्लस की वजह से तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, उल्टा सिस्टम है। मतलब यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस। ऐसे ही a + b का होल क्यूब नहीं है, a³ + b³ है, इसका हो जाएगा a + b a² + b² - ab। इसमें भी दो कन्फ्यूज़न है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और इसमें यहाँ a - b a² + b², यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब a + b + c, या फिर x + y + z का स्क्वायर तो जानते ही हो, a² + b² + c²।
प्लस 2ab 2bc और 2ca। सिंपल जो 8th क्लास में फॉर्मूला लगता था, ये अपने भी काम आता है, ये हो गए। फिर कुछ बहुत बेसिक, लाइक मैं बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर मैं बात करूं एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, सब जानते हो भुजा स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि साइड स्क्वायर। फिर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का परिमाप, तो 4 इंटू भुजा, यानी कि 4 इंटू साइड भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अपन को जानना बहुत ज़रूरी थी। रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल में पहले बता ही चुका, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी फॉर्मूले हैं बेसिक, ये तो आपको आते होंगे, 118 फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए। ट्रिग्नोमेट्री करीब 50 फॉर्मूले और हैं, वो मैंने आपको लिखवा दिए। डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में, सब जगह आपको लिंक डाल दूंगा उन दोनों वीडियोज़ का। टेबल मात्र 5 सेकंड बना लोगे, इतनी शानदार टेबल की ट्रिक बना रखी मैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो मतलब 160 या 65 फॉर्मूले आपको एक साथ उतारने हैं, अपनी पढ़ने वाले टेबल पर चिपकाना है। देखो क्या मज़ेदार स्टडी होगी, जो मैं बता रहा हूँ वैसा का वैसा आपको करना है। पूरे यूट्यूब वाले चैनलों वाले कॉपी कर रहे हैं, आपको तो इसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि मेहनत करना सिखा दूंगा मैं, ये पक्की बात है। अपना जो मुकाबला करेगा, टक्कर करेगा, उसको मेहनत तो ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि मुकाबला है ही नहीं। इसके अलावा आपको क्या याद करना है कि 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद करना है। इसके भी मैंने इंपॉर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट के अंदर एक ट्रिक बता रखी है ज़बरदस्त स्क्वायर निकालने की, वो याद कर लेना। 1 से लेके 10 तक क्यूब याद कर लेना, मतलब घन। ये ऐसी चीज़ें जो अपन को याद होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको आज के वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। मैंने बहुत मेहनत करी हो तो आपने देखी होगी, इतना सारा लिखा, इतना सारा सेलेक्ट करके मुझे सब याद है, आपको भी सब याद होगा। ईमानदारी से रोज़ाना रिवीजन करोगे तो, ठीक है, ओके।